नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज की हमारी कहानी है जब मेरे मंगेतर की सच्चाई मेरे सामने आई तो मेरे होश उड़ गए। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। अमन और आरती दोनों एक साथ एक ही कंपनी में जॉब करते थे। दोनों एक दूसरे के अच्छे मित्र होने के साथ साथ एक दूसरे को पसंद भी करते थे। क्योंकि वह सजाती थे, इसलिए दोनों के परिवार वालों ने भी इस रिश्ते को मंजूरी दे दी। आरती और अमन दोनों की सगाई हो चुकी थी। अब उनके रिश्तों पर समाज की मोहर लग चुकी थी, इसलिए अक्सर वे साथ साथ घूमते और पार्टियों में जाते। उन दोनों की शादी की तारीख 8 महीने बाद की निकली थी, जिसकी उन्हें बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था। उसी दिन अमन के माता पिता की शादी की सालगिरह की पार्टी थी। अमन के पिता ने शहर के बहुत से जाने माने लोगों को आमंत्रित किया था। आरती भी समय से पहले उनके घर पहुंच करके भावी बहू होने का कर्तव्य निभा रही थी। आरती देखने में तो अति सुंदर ही थी, साथ ही उसका व्यवहार भी बहुत विनम्र था। सारे लोग अमन और उसकी जोड़ी की प्रशंसा कर रहे थे। अमन भी अपने मित्रों से आरती को मिलवा रहा था। तभी हाथ में शराब का गिलास लिए हुए एक नौजवान आगे बढ़ा और अमन से बोला, क्या बात है यार, अपनी होने वाली बीबी से हमें नहीं मिलाओगे? अरे यार, बेसब्र क्यों होते हो? सबसे मिलवा ही तो रहा हूँ। लो पहले तुम ही मिलवा देता हूँ। आरती, यह है मेरा बचपन का मित्र कैलाश, और कैलाश यह है मेरी होने वाली पत्नी आरती। अमन ने जब दोनों का परिचय कराया तो कैलाश ने हाथ मिलाने का अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन आरती ने अपनी परंपरा के अनुसार अपने दोनों हाथ जोड़ करके उसे नमस्ते किया और उसे शराब के नशे में धुत देख करके अंदर चली गई। पूरी पार्टी में आरती ने महसूस किया कैलाश उसी पर नजर बनाए हुए है। वह अपने आप को असहज महसूस करने लगी। पार्टी खत्म होने के बाद उसने अमन से पूछा, कौन है यह कैलाश? तुमने पहले कभी नहीं बताया इसके बारे में। कैसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। अब इसके बारे में क्या बताना, सारा शहर उसे जानता है। यहाँ के एक बहुत ही बड़े नेता का बेटा जो ठहरा। घर में पैसों की कोई कमी है नहीं, अपने दोनों हाथों से पैसे पानी की तरह बहाता है। अमन ने आरती से कहा, तो इतने शरीफ लड़के से तुम्हारी कैसे दोस्ती हो गई? कहीं अपने रईस दोस्त का असर तुम पर भी तो नहीं है? आरती, मैं अमन से कहा। आरती ने अमन से कहा, अब छोड़ो भी, तुम तो तिल का ताड़ बनाने पर तुल गई हो। चलो मैं तुम सबको घर छोड़ आता हूँ। और फिर अमन ने आरती एवं उसके परिवार को उनके घर छोड़ आया। अगले दिन अमन जब शाम को घूमने के लिए घर से निकला तो घर से थोड़ी ही दूर पर कैलाश से मुलाकात हो गई। ऐसा लग रहा था मानो कैलाश उसी का इंतजार कर रहा था। उसे देख करके वह अपनी गाड़ी से उतरा और हाय हेलो करते हुए बातें करने लगा। उसने अमन को अपनी गाड़ी में बैठाया और पास के एक रेस्टोरेंट में ले गया। दोनों मित्र खाते पीते हुए बातें करने लगे। बातों ही बातों में अमन से कैलाश ने कहा, शादी कब है तुम दोनों की? अभी देर है यार, बड़ा लंबा मुहूर्त निकला है, अमन ने कहा। कैलाश ने अमन से कहा, पहले तू यह बता कि तू आरती को कितना चाहता है? अपनी जान से भी ज्यादा, अमन ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छी बात है, लेकिन एक बात, तुम्हारी यह जान हो और दूसरी तरफ धन दौलत हो, गाड़ी बंगला, नौकर चाकर और एक सुंदर भविष्य हो, ऊंचे पद की नौकरी हो, तब इन दोनों में से किसे चुनोगे?
कैलाश बड़े गंभीर स्वर में अमन को कहा। अमन कुछ जवाब नहीं दे सका। इस बार कैलाश ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, जल्दी नहीं है यार, सोच करके बताना। और फिर उसने बिल पेमेंट किया और उठ करके चला गया। और अमन बैठा बैठा सोचता रह गया कि आखिर कैलाश के कहने का मतलब क्या था। 2 महीने के बाद आरती का जन्मदिन आने वाला था। अमन उसे सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए वह अपने तरीके से गुपचुप पार्टी की तैयारी कर रहा था। हर साल की तरह आरती के जन्मदिन के दिन उसके माता पिता उसे मंदिर लेकर के गए और उसके उज्जवल भविष्य के लिए भगवान से प्रार्थना की। फिर वह घर आकर के आरती की मां ने खीर बना करके भगवान को भोग लगाया और आरती का भी मुंह मीठा कराया। आरती के पिता ने आरती से पूछा, तो शाम को क्या प्रोग्राम है, हमें बता देना, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि हम भी पार्टी की तैयारी कर लें और पता चला कि तुम अमन साथ बाहर पार्टी कर रही हो। आरती ने नजरें नीचे करते हुए कहा, वह पापा, आज अमन ने मेरे लिए बाहर ही पार्टी रखी है, इसलिए आज ऑफिस के बाद लौटने में थोड़ी देर हो जाएगी। कोई बात नहीं है, तू तो ऐसे शर्मा रही है जैसे किसी अनजान के साथ जा रही हो। आखिर अमन तेरा होने वाला पति है बेटा, आरती के पिता ने कहा। आरती अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। वे दोनों अपनी जान से भी ज्यादा उसे प्यार करते थे। उधर ऑफिस खत्म होने के बाद अमन उसे लेकर के शहर के बाहर बने हुए एक फार्म हाउस में पहुंचा। वहां अमन ने पार्टी का बहुत सुंदर इंतजाम कर रखा था। वह शहर का सबसे महंगा फार्म हाउस था जो पार्टियों के लिए भाड़े पर भी दिया जाता था। यह सब देख करके आरती ने अमन से कहा, इतना करने की क्या जरूरत थी अमन, यह सब तो कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए। मैं तो आसमान से चांद तारे भी तोड़ करके ला सकता हूं तुम्हारे लिए, बड़ी अदा के साथ अमन ने कहा। उसकी यह अदा देख करके आरती हंसने लगी। दोनों बेहद खुश थे। दोनों ने केक काटा और फिर बाहर बगीचे में बैठ करके खाना भी खा रहे थे और बड़े प्यार से बातें भी कर रहे थे। बाहर ठंडी हवाओं के साथ खिले हुए फूलों की खुशबू भी फिजाओं को महका रही थी। बीच बीच में आरती की खिलखिलाहट गूंज उठती थी। कुल मिलाकर के बड़ा प्यारा और रोमांटिक माहौल था। तभी बाहर एक लंबी सी गाड़ी आकर के रुकी। इस वक्त यहाँ कौन आया, यह सोच करके आरती प्रश्नवाचक नजरों से अमन को और बाहर की ओर देखने लगी। अब इतनी रात में कौन आया, यही सोचते हुए आरती ने अमन की तरफ देखा। तब तक गेट खोल करके कैलाश अंदर आ चुका था। इस वक्त उसे यहाँ देख करके आरती सन्न रह गई। कैलाश अपने हाथों में ढेर सारा गिफ्ट लिए हुए उन दोनों के पास पहुंचा और सारा गिफ्ट आरती के हाथों में देता हुआ बोला, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की को मेरी ओर से यह छोटा सा उपहार है, यह लीजिए मेरी तरफ से। आरती ने अमन की ओर देखा। उसके चेहरे पर नागवारी के भाव स्पष्ट नजर आ रहे थे। इस पर अमन ने आरती को इशारा किया। अब कैलाश गिफ्ट लेकर के आ ही गया है तो ले लो, मना करने से उसे तकलीफ होगी। लेकिन अमन उसे कैसे पता चला कि आज मेरा जन्मदिन है और हम सब यहाँ इस जगह पर हैं। आरती ने गुस्से से कहा, भाई हम तो आपके चाहने वाले हैं और हम अब जिसे पसंद करते हैं उसकी एक एक खबर रखते हैं। वैसे बता दें मैडम कि यह सारी व्यवस्था हमने ही है आपके लिए। आरती गुस्से से उठ खड़ी हुई और अंदर चली गई। अमन भी उसे मनाने के अंदाज में अंदर आ गया और बोला, कैलाश मेरा बहुत पुराना और प्यारा मित्र है। मैंने ही उसे बातों बातों में बता दिया था और वह आ ही गया है, तो उसे नाराज क्यों करना। तब तक पीछे से कैलाश भी अंदर आ गया था। उसके हाथों में कई शराब की बोतलें भी थी। उसने 2 गिलास में जाम बनाया, एक अमन को दिया और एक खुद पीने लग गया। आरती का दिल कर रहा था कि वह इसी वक्त यहाँ से अपने घर चली जाए, परंतु यहाँ से शहर काफी दूर था और जाने का कोई साधन भी नहीं था। इसलिए वह मन मसोस करके खून का घूंट पी करके बैठ गई।
कैलाश ने देखते ही देखते सारी बोतल खाली कर दी और अमन से बोला, बहुत रात हो गई है, मैं अब आराम करने जाता हूँ। और फिर वह एक कमरे की ओर बढ़ने लगा। कमरे की ओर जाते जाते उसने सोफे पर बैठी हुई आरती को एक झटके से हाथ खींच करके उठा लिया और जब तक आरती कुछ समझ पाती उसने उसे खींच करके कमरे में बंद कर लिया। आरती अमन अमन चीखती रही, लेकिन अमन पर तो जैसे इसका कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। वह आराम से सोफे पर लेट गया था। इधर कमरे के अंदर आरती कैलाश से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसे अपने बचाव का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, फिर भी वह किसी तरह बचने की कोशिश कर रही थी। उधर कैलाश उसे बचते देख अट्ठास करते हुए बोला, देखो आरती, मैंने जिस दिन से तुम्हें देखा है तुम्हें अपना बनाने की ठान ली है। अब तुम मुझे ज्यादा परेशान मत करो, क्योंकि जिसे तुम्हें बचाना चाहिए वह आराम से बाहर सो रहा है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। आरती जोर से चिल्लाई, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम कल पूछ लेना, मगर आज की रात तो मत खराब करो। बैठे हुए कैलाश ने उसे दबोच लिया। आरती की हिम्मत टूट गई। उसने डूबती हुई आवाज में कहा, अमन मेरे साथ धोखा कभी नहीं कर सकता है। जितनी दौलत मैंने उसे दी है उससे तो वह हजारों आरती को खरीद सकता है। कहते हुए कैलाश उस पर टूट पड़ा। जिस अमन के भरोसे वह हिम्मत से अपनी लड़ाई लड़ रही थी, कैलाश द्वारा कहे जाने वाले इन शब्दों ने उसकी हिम्मत तोड़ दी और इस तरह उसे बंद कमरे में एक और निर्दोष लड़के के लाज लुट गई। सुबह हुई, कैलाश आराम से उठा। लग ही नहीं रहा था कि रात कोई बात हुई है, लेकिन आरती वह तो जैसे पत्थर की हो गई थी। अमन और कैलाश दोनों ने चाय नाश्ता किया। आरती को बाहर नहीं निकलते देख दोनों कमरे में गए। कैलाश के हाथों में चाय का प्याला था। उसने चाय का प्याला आरती की ओर बढ़ाते हुए कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत सी लड़कियां देखी, लेकिन तुम्हारे जैसी कोई भी नहीं। अब मैं तुम्हें सचमुच पसंद करने लगा हूं। लो अब चाय पियो। आरती ने क्रोध से भरी नजरों से दोनों की ओर देखा और चाय का प्याला लेकर के जमीन में फेंक दिया। अमन आगे बढ़ा और हाथ पकड़ करके उसे उठाने की कोशिश की और बड़े प्यार से बोला, क्या आरती, आज के जमाने में भी तुम इन बातों को मानती हो? अरे जो मुझे कोई आपत्ति नहीं है तो तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? मैं तुमसे ही शादी करूंगा। अब तो खुश, चलो उठो। आरती ने एक बार अमन की ओर घृणा भरी नजरों से देखा और उसके मुंह पर थूक दिया। इस पर गुस्से से भर करके अमन ने उसके बालों को पकड़ करके कहा, तुम जैसी एक क्या हजार लड़कियां मिलेंगी, पर तेरे जैसी एक लड़की के लिए मैं अपना मित्र और करोड़ों की दौलत नहीं छोड़ सकता, समझे? और फिर कैलाश और अमन उसे उसी हाल में छोड़ कमरे से बाहर निकल गए। आरती बहुत देर तक घुटनों में मुंह छुपाए रोती रही। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि अमन ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। दौलत के लालच में कैलाश के हाथों से बेच दिया। उसे माता पिता सुनेंगे तो उन पर क्या बीतेगी। उसके पिता तो वैसे ही दिल के मरीज हैं। नहीं, वह हिम्मत नहीं हारेगी, अपने माता पिता को यूं जलील होते नहीं मरने देगी। यही सोचते हुए झटके से उठी और अपने कपड़े ठीक कर उस फार्म हाउस से बाहर निकल गई। कैलाश और अमन ने उसे तेजी के साथ बाहर जाते हुए देखते रहे तो वह भी पीछे से भागे और उसे रोकने की कोशिश की। उन दोनों को सामने देख आरती ने बर्फ के समान ठंडी आवाज में कहा, घबराओ मत, ना तो मैं आत्महत्या करूंगी और ना ही पुलिस में जा रही हूं। अपना बदला मैं खुद लूंगी तुम दोनों से, बस समय का इंतजार करो। इतना कह करके वह वहां से चली गई। कैलाश ने अमन का हाथ पकड़ करके उससे कहा, अरे छोड़ो भी, क्या कर लेगी वह? और फिर वह दोनों वापस अंदर चले गए। इधर आरती के माता पिता बहुत ही, क्योंकि सारी रात वह घर नहीं आई थी और अब सुबह तक भी नहीं पहुंची थी। आरती अंदर दाखिल हुई। उसकी हालत देख उसी माता पिता अवाक रह गए। उसकी ऐसी हालत बिना बताए ही सब कुछ बयां कर रही थी। उसकी माँ आगे बढ़ करके उसे अपने बाहों में समेट करके बोली, यह क्या हुआ मेरी बच्ची? कुछ नहीं माँ, सब ठीक है, अभी मुझसे कुछ मत पूछो। और
इतना कह करके वह सीधा अपने कमरे में चली गई। आरती की मां का हृदय किसी अनहोनी की आशंका से कांप रहा था, लेकिन वह बेचारी अपने पति से भी कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि उसके पति दिल के मरीज थे। बड़ी मुश्किल से वह अपने आप को संभालते हुई इधर अपने कमरे में बैठी आरती सोच रही थी, अगर उसने अपने माता पिता को सच बता दिया तो उसके पिता सदमे से मर जाएंगे। लेकिन उसके माता पिता को क्यों मरेगा तो वह जिसने मेरे साथ धोखा किया है। नहीं नहीं, मैं यह सारी बातें अपने माता पिता को नहीं बता सकती। आरती के मन में विचारों का बवंडर उठ रहा था। काफी देर बाद उसने मन को संयत किया और अपने कमरे से बाहर निकली। उसका पत्थर के समान सख्त चेहरा और निर्विकार आंखें बता रही थी कि उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था, परंतु क्या आरती के मन में विचारों का बवंडर उठ रहा था। काफी देर बाद उसने अपने मन को संयत किया और अपने कमरे से बाहर निकली। उसका पत्थर के समान सख्त चेहरा और निर्विकार आंखें बता रही थी कि उसके मन में बहुत कुछ चल रहा है, परंतु क्या यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आरती के माता पिता को तो यह आभास हो गया था कि कुछ ना कुछ गलत जरूर हुआ है, परंतु क्या हुआ है यह नहीं पता था। वे दोनों तो बस अपनी बेटी के पत्थर के समान निर्विकार चेहरों को देख करके चिंतित हो रहे थे। अगले दिन आरती ने अपने समय पर उठ करके सारा काम किया और फिर अमन के घर चली गई। अमन उस वक्त घर पर नहीं था, वह ऑफिस जा चुका था। अमन के माता पिता बहुत खुश हुए आरती को देख करके। आरती ने भी दोनों के चरण स्पर्श किए और कहा कि कल अमन उसे लेकर के शहर के बाहर पार्टी करने चला गया था, इसलिए वह उन सब से मिलने नहीं आ। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, यही तो दिन है, तुम दोनों के खूब खुश रहो, तुम दोनों की जोड़ी सलामत रहे। अमन की मां ने आरती को गले लगा करके ढेरों आशीर्वाद दिए। तब तक अमन की छोटी बहन गीता आरती के लिए चाय बना करके ले आई। उसे देख आरती ने अमन की माता जी से कहा कि मम्मी जी, अब गीता के लिए भी कोई अच्छा सा लड़का देखना शुरू कीजिए, अभी से देखेंगी तब कहीं जाकर के सही समय पर मिल जाएगा। वैसे अपनी गीता इतनी प्यारी है कि इसे जो भी देखेगा पसंद कर लेगा। वैसे गीता, अगर कहीं तुमने कोई पसंद कर रखा हो तो वह भी बता देना, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि इधर मम्मी पापा भी लड़का ढूंढ लें और उधर तुमने भी ढूंढ रखा हो, ऐसे में बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा बोल करके वह मुस्कुराने लगी। गीता शर्मा गई, वहां से उठ करके घर के अंदर चली गई। चाय का कप लेकर के जब आरती किचन में रखने गई तो उसने देखा कि गीता कोने में खड़ी फोन पर किसी से बातें कर रही है। वह चुपचाप पीछे जा करके खड़ी हो गई और बातें सुनने लगी। बातें खत्म कर गीता जैसे ही पीछे पलटी तो अपने पीछे आरती को खड़े देख करके चौंक गई। आरती ने हंसते हुए गीता से कहा, मैं कहती थी ना, जरूर कोई बात है, देखो अब बता भी दो, वरना सचमुच पता चलेगा कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी शादी कहीं और तय कर दी। गीता ने नजरें झुकाए हुए कहा, आप ठीक कहती हो भाभी, मैं दीपक को पसंद करती हूँ। वह यहाँ के कोर्ट में नई नई वकालत की प्रैक्टिस कर रहा है। अरे यह तो बहुत अच्छी बात है, अब अगर तुम कहो तो मैं दीपक से मिल लूं। आरती ने गीता से कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं भाभी, वैसे दीपक भी घर वालों से मिलना चाह रहे थे। आरती बाहर आई और उसने अमन की मम्मी से सारी बातें बता दी और कहा, अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं दीपक से मिल लूं। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो अपने ही शहर में गीता अपने नजरों के सामने रहेगी। अमन के माता पिता ने हाँ कर दी। थोड़ी देर वहां बैठ करके फिर आने को बोल आरती वहां से निकल पड़ी। वहां से निकलते ही उसके चेहरे के भाव भंगिमा बदल गई। फिर वहीं पत्थर सा बेजान चेहरा और आग उगलती आंखें। यह तो आरती ही जानती थी कि कैसे अपने दिल पर पत्थर रख करके उसमें हंसने मुस्कुराने की एक्टिंग की थी। उसके बाद उसने समय देखा, अभी दोपहर को 3 बज रहे थे। अभी दीपक कोर्ट में ही होगा, ऐसा सोच आरती कोर्ट की तरफ चली गई। एक कमरे के बाहर उसके नाम का बड़ा सा बोर्ड लगा देख करके वह अंदर चली गई और वहां बैठे व्यक्ति से दीपक के बारे में पूछा। वह हड़बड़ा करके उठ खड़ा हुआ और बोला कि मैं दीपक कुमार हूं, आप कौन हैं? आरती मुस्कुराते हुए बोली, मैं गीता की भाभी हूं, उसी ने मुझे आपके बारे में बताया, हमें भी आपसे मिलने
आई हूँ। दीपक बहुत खुश हुआ। उसने बड़े अदब के साथ आरती से बातें की और कहा कि घर में सिर्फ उसकी माताजी हैं जो जल्द ही उसकी शादी करना चाहती हैं, और अगर आप लोग राजी हो जाएं तो जल्द हम सगाई की कोई तारीख पक्की करें। इस तरह आरती और दीपक दोनों बहुत देर तक आपस में बातें करते हैं। दीपक सचमुच बहुत अच्छा लड़का था। वहां से निकलने के बाद उसने अपनी बचपन की सहेली जो अभी उसके साथ ऑफिस में भी काम करती थी उसे फोन लगाया। उसकी सहेली नेहा अभी अभी ऑफिस से घर पहुंची थी। उसने आरती को घर पर ही मिलने को बुलाया। आरती जब नेहा के घर पहुंची तो शाम गहरा चुकी थी। आरती को देख करके नेहा बहुत दुखी हुई। साथ ही उसने आरती से शिकायत भी की कल अकेले अकेले अपना जन्मदिन अमन के साथ मना लिया। नेहा के इतना कहते ही आरती का चेहरा धुआं धुआं हो गया। उसकी आंखें बरसने लगी। यह सब देख नेहा घबरा गई और जल्दी से उसके पास आ करके बोली, क्या हुआ? प्लीज मुझे सच सच बता, तू ऐसे रोने वाली लड़कियों में से नहीं है। मेरा दिल घबरा रहा है आरती, जल्दी बता क्या बात है। आरती ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, पहले मुझसे वादा कर कि तू मेरी मदद करेगी और इस बात की खबर कभी किसी को नहीं होगी। मुझे मेरी कसम। यह भी कोई बोलने की बात है? बचपन से लेकर के आज तक हम दोनों ने अपनी बातें कहीं और कभी किसी से कहीं बताई क्या? नेहा ने आरती से कहा। तो ठीक है, फिर सारी बातें सुन। कहते हुए आरती ने नेहा को कल रात के सारी घटना बता दी। सारी बातें सुन करके नेहा सन्न रह गई। गुस्से में आके उसने आरती से कहा, तूने उन दोनों को कत्ल क्यों नहीं कर दिया और तू अब तक घर पर क्यों बैठी है? चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं और रिपोर्ट लिखवा आते हैं। पुलिस स्टेशन जा करके कुछ नहीं होगा नेहा। अमन कैलाश के हाथों बिक चुका है और कैलाश शहर के एक बड़े नेता का बेटा है। सारा पुलिस स्टेशन उसके बाप की हाथों में होगा। तो फिर अब आगे क्या? नेहा ने कहा, इसलिए तो कह रही हूं कि अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं इन सबको इन्हीं के हथियारों से मारूंगी। थाना पुलिस और रोने धोने से कुछ नहीं होगा। इसलिए तुझसे कह रही हूं कि तुझे मेरा साथ देने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत पड़ेगी। अगर तुम मेरा साथ देने के लिए तैयार हो तो मैं आगे तुझसे कुछ कहूं। आरती ने नेहा से कहा, बचपन से लेकर के आज तक हम दोनों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है और मैं आगे भी दूंगी हर हालत में। तू बता ना, अब आगे आ गई है तो क्या करना है? जब वह घर पहुंची तो अंधेरा हो चुका था। उसके माता पिता बड़ी बेचैनी से घर के बाहर टहल रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ झलक रही थी। आरती को आते देख जैसे उनकी जान में जान आई। ऐसे बिना बताए कहाँ चली गई थी आरती? उसके पिता ने अपनी आवाज में कहा, पापा मैं अपनी सहेली नेहा से मिलने गई थी, वही थोड़ी देर हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। ऐसा बोल करके वह घर के अंदर आ गई और उसके पीछे पीछे उसके मम्मी पापा भी घर के अंदर आ गए। अपनी बेटी के बदले रूप और व्यवहार को देख करके उन्हें बहुत चिंता हो रही थी, परंतु वे सब सामने से कुछ पूछ करके अपनी बेटी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे, इसलिए चुप रह गए। अपने मम्मी पापा को इस तरह चिंतित देख करके आरती भी बहुत दुखी हुई थी। उसने मन ही मन सोचा कि उसके ऐसे रहने से उसके मम्मी पापा और दुखी होंगे, इसलिए उसे सामान्य व्यवहार करना होगा और साथ ही साथ पहले की तरह हंसने बोलने की कोशिश करनी होगी। अभी तो बहुत लंबी लड़ाई बाकी है। यही सोच करके थोड़ी देर के बाद वह मुस्कुराते हुए अपने कमरे से बाहर निकली और अपनी मम्मी के गले में अपनी बाहें डालते हुए बोली, कल मुझे जल्दी उठा देना मम्मी, ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है, मुझे जल्दी जाना होगा और जल्दी में मुझे अपने हाथों की एक कप चाय पिला दो। इतने प्यार से हंस करके बोलते हुए देख उसके मम्मी पापा भी मुस्कुरा पड़े और फिर आरती की मम्मी किचन में चाय बनाने को चली गई और आरती कल सुबह क्या करना है उसके बारे में सोचने लगी। उस दिन जब अमन ऑफिस पहुंचा उसने देखा कि आरती अपनी सहेलियों के साथ ऑफिस में बैठी बातें कर रही है और काफी खुश है और खिलखिला करके हंस भी रही है। उसने तो सोचा था कि वह उदास और दुखी होगी, पर यहाँ तो सब उल्टा था। इधर जैसे ही आरती की नजर अमन पर पड़ी तो वह अमन की ओर हंस करके देखा और बोली, क्या अमन, आज ऑफिस आने में बड़ी देर हो गई?
इससे पहले कि अमन कुछ जवाब देता, अमन के एक मित्र ने कहा, अरे भाभी जी देर कहाँ हुई है, यह तो समय पर ही आया है। बस आप दोनों को दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए एक एक पल भारी लग रहा है। क्यों, सही कहा ना मैंने? आरती ने कुछ नहीं कहा, बस नजरें नीची कर ले। लंच टाइम में जब थोड़ी देर के लिए वो दोनों अकेले हुए तो अमन ने ताना मारते हुए कहा आरती से, उस रात तो बहुत हेकड़ी दिखा रही थी, अब क्या हुआ, डर गई? आरती ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक गहरी नजर से उसे देखा और बाहर निकल गई। हर साल कंपनी की ओर से एक पिकनिक आयोजन किया जाता था जिसमें ऑफिस के सभी लोग भाग लेते थे। इस बार पिकनिक के लिए कहाँ ले जाया जाएगा, सब यही सोच रहे थे और एक दो दिनों में तय हो गया कि शहर के बाहर सुंदर सी पहाड़ी पर जहाँ बहुत से झरने और बगीचे हैं, पिकनिक के लिए सभी वहीं जाएंगे। और सभी पिकनिक के लिए उस पहाड़ी पर पहुंच गए। चारों तरफ हंसी और ठहाकों का दौर चल रहा था। इस प्रकृति वातावरण में आकर के सभी बहुत खुश थे। सभी लोग दोपहर का खाना खा चुके थे और उसके बाद चाय लेकर के जिसका जहां भी दिल कर रहा था पहाड़ी पर घूम रहे थे। नेहा अमन के साथ बातें करती हुई काफी दूर चली गई थी। शाम होने को भी थी। सभी लोग अपना अपना सामान पैक कर रहे थे, तभी दूर से नेहा के चीखने की आवाज आने लगी। सभी लोग आवाज की दिशा में दौड़े। सभी को लगा कि शायद जंगल में किसी जानवर ने हमला कर दिया है। नेहा पर जब सारे लोग वहां पहुंचे तो वहां का दृश्य देख करके चौंक गए। नेहा के कपड़े फटे हुए थे और अमन जबरदस्ती उसके ऊपर झुका हुआ था। आगे बढ़ करके सभी ने नेहा को अमन से छुड़ाया। नेहा जोर जोर से रो रही थी। सारे लोग अमन को बुरा भला कह रहे थे कि उसने इतनी शर्मनाक हरकत कैसे की। किसी ने भी अमन को बोलने का कोई मौका नहीं दिया क्योंकि सब ने अपनी आंखों से उसकी गंदी हरकत देखी थी। नेहा को उसके घर छोड़ करके सारे लोग चले गए। अगले दिन उसे नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया और पुलिस कंप्लेंट की वजह से उसे हिरासत में ले लिया गया। अमन एक ही रट लगाए हुआ था कि उसने कुछ नहीं किया है, बल्कि नेहा खुद ही उसके साथ जबरदस्ती चिपकी हुई थी और उसने अपने कपड़े ही फाड़े हैं। लेकिन ऑफिस के सारे लोगों ने बयान दिया कि उन्होंने आगे बढ़ करके नेहा को अमन से छुड़ाया था। इतने सारे लोगों की गवाही के बाद अमन को जेल भेज दिया गया। अमन के माता पिता और बहन का रो रो करके बुरा हाल था। गीता ने अपने मंगेतर वकील से भाई का केस लड़ने को कहा और आरती गई भी अमन का केस लेकर के। सारी घटना सुन करके दीपक ने आरती से कहा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा अमन जी को बचाने के लिए, मगर मैं नहीं चाहती हूं दीपक कि तुम अमन को बचाओ। आरती ने बेहद ठंडे स्वर में दीपक से कहा, मगर क्यों? अमन जी आपके होने वाले पति हैं। आश्चर्य से देखते हुए दीपक ने कहा, अब नहीं है। कहते हुए आरती ने दीपक को अमन की सारी असलियत बता दी। दीपक हैरान रह गया। सारी बातें सुनने के बाद उसने कहा, ठीक है, मैं अपनी तरफ से यह केस नहीं लड़ूंगा, लेकिन अगर उसने अपने मित्र कैलाश को कह करके कोई बड़ा वकील कर लिया तो कैलाश उसकी कोई मदद नहीं करेगा, तुम निश्चिंत रहो। लेकिन इसके बाद भी तुम्हें मेरी मदद करनी होगी उस दरिंदे को सबक सिखाने के लिए। आरती ने दीपक से कहा, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, दीपक ने कहा और फिर आरती वहां से चली गई। इसके बाद वह कैलाश के बारे में पता करने को उसके घर चली गई। कैलाश के बंगले के बाहर सड़क के दोनों ओर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। यह बात आरती अच्छी तरह से जानती थी। कैलाश के घर पर सिर्फ उनकी माँ थी। आरती ने कैलाश की माँ को प्रणाम किया और कैलाश के बारे में पूछा। उसकी माँ ने बताया कि कैलाश घर पर नहीं है, तो आरती ने अपना नाम और फोन नंबर लिख करके कैलाश की माँ को दे दिया और कहा, अगर कैलाश आए तो उन्हें मुझे फोन करने को कहिएगा, बेहद जरूरी काम है। इसके बाद वह निकल ही रही थी कि देखा कैलाश घर के अंदर आ रहा है। आरती को अपने घर में देख करके कैलाश सकपका गया, लेकिन वह कुछ कहे उससे पहले ही आरती ने मुस्कुराते हुए कैलाश से कहा कि उसे कुछ जरूरी काम है। कैलाश की जान में जान आई। वह तो सोच रहा था कि आरती उसके घर उसके लिए शिकायत लेकर के आई है। उसने आरती से कहा कि चलो बाहर कहीं चल करके बात करते हैं।
थोड़ी सी देर में वे दोनों एक काफी साफ पर थे। आरती ने कहा, तुम्हें तो खबर हो ही गई होगी कि तुम्हारा दोस्त अमन पुलिस कस्टडी में है। हाँ, मुझे मालूम है, उसी के लिए एक अच्छे वकील से मिलने गया था, मगर अब तो तुम दोनों का रिश्ता टूट चुका है, तो फिर तुम उसके लिए क्यों परेशान हो? कैलाश ने आरती से कहा, हाँ तुमने ठीक कहा, हमारा रिश्ता टूट चुका है, लेकिन समाज की नजरों में नहीं, समाज और घर वालों की नजरों में अमन आज भी मेरा मंगेतर है, लेकिन मैं उसे अपने दिल से निकाल चुकी हूँ। आरती ने बहुत नफरत से कहा, तो फिर तुम मुझसे मिलने क्यों आई हो? मैं तो उसका दोस्त हूँ, मैं तो उसी की मदद करूंगा, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम उसकी मदद नहीं करो। इसके बदले में तुम जो चाहते हो वह मिलेगा। आरती ने बहुत ही रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ कैलाश को कहा, ऐसा है तो मैं तो तुम्हें चाहता हूँ। क्या तुम अपनी कीमती वक्त मेरे साथ बिताओगी मेरे फार्म हाउस पर? बड़ी कुटिल हंसी हंसता हुआ कैलाश आरती से बोला, मैंने कहा ना, तुम जो चाहोगे मिलेगा। बस मेरी शर्त यही है कि अमन को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तुम्हें मंजूर तो है? आरती कड़े शब्दों में बोली, तो फिर ठीक है। अमन को बड़े से बड़े वकील भी नहीं बचा पाएंगे, मेरा वादा है, उसे सजा होगी। उसी दिन मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे फार्म हाउस पर चलूंगी। तुम्हें मंजूर हो तो बोलो। आरती कैलाश की नजरों में नजर डालते हुए बोली, मंजूर है, यकीनन अमन को सजा होगी, और वैसे भी कोई मुझसे धोखा करे इतनी किसी की हिम्मत नहीं है। कैलाश ने पूरे विश्वास के साथ आरती से कहा, और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। इधर घर में अमन के माता पिता और बहन का बहुत बुरा हाल था। तुम उधर आरती के माता पिता भी अमन के लिए चिंतित थे, होते भी क्यों नहीं, आखिर अमन उनका होने वाला दामाद जो था। सभी वकील अमन का केस लेने से मना कर रहे थे, क्योंकि उन सभी का कहना था कि मौके पर इतने चश्मदीद गवाह थे कि इस मौके को झुठलाना मुश्किल है। गीता ने दीपक से अनुरोध किया तो दीपक ने कहा कि जब बड़े बड़े वकील इस केस को लेने से मना कर रहे हैं तो इस केस को लेकर के मैं अपनी छवि नहीं खराब कर सकता। केस की सुनवाई हुई। ऑफिस के सारे लोगों ने नेहा के हक में गवाही दे दी, क्योंकि सभी अपनी आंखों से अमन की हरकत देखी थी। उसके वकील ने नहीं यह साबित करने की कोशिश भी की कि अमन को फंसाया गया है, लेकिन सरकारी वकील ने सबूतों के साथ उनकी दलीलों को काट दिया, क्योंकि कैलाश के साथ अमन जहां जहां भी अयाशी के लिए जाता था वह सारे सबूत कैलाश ने अपने आप को बचाते हुए वकील को दे दिए थे, जिसमें अमन का केस और कमजोर हो गया। और इस तरह जल्दी ही यह केस खत्म हुआ और अमन को 7 साल की कड़ी सजा हुई। सबका रो रो करके बुरा हाल था, और आरती, उसकी आंखों में तो एक अजीब सी चमक थी। शहर के सारे न्यूज़पेपर में नेहा की हिम्मत कहानी छपी थी कि कैसे उसने अपने आप को बचाया और दरिंदे को सजा दिलवाई। कुछ एक लोकल नेताओं ने तो उसे सम्मानित करने की भी घोषणा कर दी ताकि उनका वोट पक्का हो सके। कोर्ट से बाहर निकलते वक्त कैलाश ने उसकी ओर देखा तो आरती ने उसे इशारों में ही रविवार को समय दे दिया और सभी अपने अपने घर चले गए। उधर अमन जेल से उस जुर्म की सजा काट रहा था जिसे उसने किया ही नहीं था। वह अब इस बात को अच्छी तरह समझ गया था कि आरती ने नेहा से मिलकर के उसे फंसाया है और अपने धोखे का बदला ले लिया है। उधर वह जेल में अपने माता पिता और बहन के बारे में सोच सोच करके बेचैन हो रहा था। इधर आरती अपने घर के बिस्तर पर पड़े चैन और सुकून के साथ लेटी हुई थी। तभी कैलाश का फोन आया। कैलाश ने आरती को याद दिलाने के लिए फोन किया था कि उसे रविवार को फार्म हाउस पर आना है अपना हिसाब किताब पूरा करने। आरती ने भी कैलाश को उसी लहजे में जवाब दिया कि हाँ कैलाश जी, मैं आपका सारा हिसाब किताब चुकता कर दूंगी, और फोन रख दिया। मुझे भी रविवार का ही इंतजार है। इतना कह करके आरती ने अपने फोन को चूम लिया। आरती के माता पिता और बहन को अपने घर में सुबह सुबह देख करके आरती चौंक गई। इससे पहले कि वह कुछ कहे, अमन की मां ने रोते हुए आरती से कहा, मेरा बेटा निर्दोष है बहू, तू उसे गलत मत समझना। क्या तुम मुझे एक बार उससे मिलवा सकती है? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। आरती ने कहा कि मैं खुद भी बहुत परेशान और हैरान हूँ मम्मी जी, क्या सच है और क्या झूठ है कुछ पता नहीं चल रहा है। आज मैं
खुद जेल में अमन से मिलने जा रही हूँ। मैं खुद ही पूछ लूंगी आखिर यह सब कैसे हुआ। और वैसे आप वहां जा करके क्या कीजिएगा मम्मी जी, आपको तकलीफ भी होगी। अगर अमन निर्दोष है तो हम उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे और उसे छुड़ा लेंगे। सब बिल्कुल से फिक्र ना करें। ऐसा समझा करके उन लोगों को विदा कर दिया आरती ने। आरती की मां ने पूछा, क्या तू सचमुच अमन से मिलने जाएगी? आप? हाँ माँ, जाना तो पड़ेगा, आरती ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। और फिर तैयार हो करके वह जेल जाने के लिए निकल पड़ी। वहां पहुंच करके वहां होने वाली सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा किया और जा करके अमन से मिली। अमन उसे मिलने आया देख करके आश्चर्यचकित था। आरती के होंठों पर मुस्कान खेल रही थी। उसने अमन से कहा, का अंजाम देख लिया अपने धोखे? अमन ने गुस्से से दांत पीसते हुए आरती से कहा, मुझे पता था यह सब तुम्हारी चाल है, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। पहले खुद को तो बचा लो। पूरे 7 साल का समय है जेल में तुम्हारे पास सोचने को। मैं चाहती तो तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरी फैमिली को बर्बाद कर सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तुम्हारे पाप की सजा तुम्हारे माता पिता और तुम्हारी बहन को क्यों दूं? जानते हो अमन, एक बार तो मेरे दिल में आया कि जैसे तुमने मुझे बर्बाद किया है वैसे ही मैं तुम्हारी बहन को बर्बाद कर दूं, तब शायद तुम्हें पता लगे कि इज्जत क्या होती है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूं और किसी लड़की के मन पर क्या बीतेगी यह मैं अच्छी तरह जानती हूं। इसलिए तुम्हारे किए की सजा मैंने तुम्हें दी है। अब आराम से जेल में बैठ करके आगे का प्लान बनाओ। और तो और तुम्हारे जिगरी दोस्त ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया है। इसे कहते हैं सह और मात। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अमन ने दांत पीस करके गुस्से से सलाखों के बाहर हाथ निकालना आरती का गला दबाने को, लेकिन आरती काफी दूर थी। अमन तिल मिलाकर रह गया। और हाँ, जाते जाते एक बात कहना तो रह ही गई। दीपक ने तुम्हारी बहन गीता के साथ शादी करने से इनकार कर दिया है। वह किसी बलात्कारी की बहन से शादी नहीं करना चाहता है। बहुत दुखी है तुम्हारी बहन, और उसके साथ साथ तुम्हारे मम्मी पापा भी बेचारे। उनके लिए सोच सोच करके बहुत दुख हो रहा है। अच्छा, मैं चलती हूँ। मैं तो बस एक बार तुम्हारे चेहरे का रंग देखने आई थी। यह सब कह करके आरती वापस लौट आ गई। और उधर अमन का दिल कर रहा था कि या तो वह खुद अपनी जान दे दे या किसी भी तरह आरती की जान ले ले। वहां से निकल करके आरती दीपक से मिलने गई। वहां वह काफी देर तक दीपक से बातें कर रही थी। इस बीच 2 बार कैलाश का फोन आया। आरती ने कैलाश का फोन रिसीव भी किया। कैलाश ने उसे याद दिलाया, कल रविवार है, याद तो है ना तुम्हें, मेरा हिसाब पूरा करना है। आरती ने उसे जवाब दिया, मैंने कहा ना कैलाश जी, मैं आपका पाई पाई का हिसाब चुकता कर दूंगी, कोई भी उधार बाकी नहीं रखूंगी। लेकिन मैं आपके फार्म हाउस पर नहीं जा सकती, क्योंकि वह शहर से बाहर है और मुझे वहां किसी ने देखा तो बेवजह बदनामी होगी। आप यहीं कहीं मिल लें तो फिर ठीक है। मैं यहीं होटल हॉलिडे इन में तुमसे मिल लेता हूं। कल शाम 4 बजे तुम वहां आ जाना। कैलाश ने कहा, ठीक है, मैं 4 बजे आ जाऊंगा, आरती ने कहा और फोन रख दिया। फिर थोड़ी देर तक आरती ने दीपक से बातें की और अपने घर को चली गई। दूसरे दिन शाम 4 बजे आरती होटल हॉलिडे में कैलाश से मिलने के लिए पहुंची। आरती रिसेप्शन पर पहुंच करके कैलाश के बारे में पूछ रही थी कि तभी उसने वहां दीपक को भी देखा, जो अपने किसी क्लाइंट के साथ आया था। आरती ने दीपक से पूछा कि तुम यहाँ कैसे? तो दीपक ने बताया कि आज किसी कोर्ट केस के फैसले की डिटेल किसी न्यूज चैनल वाले को देनी थी। वह लोग आने ही वाले हैं, मैं उनका ही इंतजार कर रहा हूँ। वे लोग इस केस के बारे में इंटरव्यू लेना चाहते हैं मेरा, बस वह आते ही होंगे। तब आरती ने कहा कि मैं भी अमन के मित्र कैलाश से मिलने आई हूँ। उसने हमारी बहुत मदद की थी, उसी का कुछ हिसाब किताब बाकी रह गया है, जिसे पूरा करने के लिए उसने मुझे बुलाया है। तभी रिसेप्शन पर स्टाफ ने आरती को बताया कि कैलाश रूम नंबर 406 में आपका वेट कर रहे हैं। उसे थैंक यू बोल करके आरती कैलाश के कमरे की ओर बढ़ गई। उधर कैलाश तो बड़ी बेसब्री के साथ आरती के आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही आरती कमरे के अंदर आई, वह खुशी से झूम गया।
आरती ने अपना पर्स और मोबाइल टेबल पर ठीक से रखा और फिर सोफे पर बैठ गई। उसे सोफे पर बैठा देख कैलाश ने कहा, वहां सोफे पर क्यों बैठी हो आरती, आओ यहाँ मेरे पास आओ। अब तक कैलाश शराब की आधी बोतल खाली कर चुका था। आरती ने उससे कहा, नहीं नहीं कैलाश जी, पहले आप अपना हिसाब बताएं, मैं सारे पूरे कर दूंगी। वैसे भी आपने अमन के केस में मेरी बहुत मदद की है, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ आरती, और इसमें पैसे का हिसाब किताब कैसा, बस अब तुम मेरे पास आ जाओ और जिस चीज का हिसाब किताब करने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है वह कर लें। इतना कहते कहते कैलाश आरती का हाथ पकड़ करके अपनी ओर खींचने लगा। आप अपनी हद में रहे कैलाश जी, आपने मुझे हिसाब किताब चुकता करने को बुलाया था, मैं इसलिए यहाँ आई हूँ, कृपया आप मेरे साथ बदतमीजी ना करें। आरती ने कैलाश से अपने आप को छुड़ाते हुए कहा। एक तो कैलाश वैसे ही शराब के नशे में धुत था। आरती की बात सुन करके वह गुस्से में आरती की ओर जोर से अपनी ओर खींचने लगा। आरती कैलाश अपने आप को छुड़ाने की भरसक कोशिश कर रही थी। कैलाश ने फिर से उसे अपनी ओर खींचने के लिए कंधे पर से पकड़ा और फिर आरती के कंधे पर से कपड़ा फटता चला गया। अब आरती जोरों से चिल्लाने लगी थी। उसके चीखने की आवाज से कमरे के बाहर लोग इकट्ठा होने लगे। इस बीच आरती ने दौड़ करके दरवाजा खोल दिया। बाहर बहुत से लोगों के बीच दीपक और उसका न्यूज रिपोर्टर क्लाइंट भी था। उसने अपने कैमरे में तुरंत सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। पूरा कमरा अस्त व्यस्त था। शराब की बोतलें बिखरी पड़ी थी और आरती के कपड़े फटे हुए थे। बिना कहे हुए भी हर कोई कहानी समझ रहा था कि उस कमरे में क्या करने की कोशिश की जा रही थी। होटल का मैनेजर कैलाश को बचाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वह एक बड़े नेता का बेटा था। कहीं ऐसा नहीं कि वह नेता उसका होटल ही बंद करवा दे। लेकिन तब तक दीपक ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था और पुलिस पहुंच भी गई थी। दीपक बार बार चिल्लाता रहा कि आरती खुद ही उससे मिलने आई थी, लेकिन पुलिस ने उसकी बात नहीं सुनी और वे ले जाकर के लाकअप में डाल दिए। थोड़ी देर बाद दीपक के हर न्यूज चैनल पर कैलाश नाथ और उसके पिता की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। जिस रिपोर्टर ने इस घटना का अपने कैमरे में कैद किया था, वह सारा दृश्य बार बार हर टीवी चैनल पर दिखाया जा रहा था। कैलाश के पिता ने सब कुछ देखा सुना तो अपना सिर पकड़ लिया। इलेक्शन आने वाले थे इस घटना के बाद, तब पार्टी उन्हें टिकट भी नहीं देगी। कैलाश के पिता अब हर हाल में अपने बेटे को बचा करके उसे निर्दोष सिद्ध करना चाहते थे। आखिर उनके राजनीतिक भविष्य का सवाल जो शहर में चारों ओर रैलियां निकाली जा रही थी, थाने का घेराव किया जा रहा था, पुलिस प्रशासन की फजीहत हो रही थी। चारों ओर से एक ही प्रश्न उछल करके आ रहा था कि अब इस शहर में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आए दिन कोई ना कोई घटना हो रही है और पुलिस प्रशासन कोई कदम नहीं उठा रहा है। ऐसे में पुलिस बहुत सतर्क हो करके कदम आगे बढ़ा रही थी। कैलाश के पिता की हालत बहुत खराब थी। न्यूज चैनल वालों ने उनकी धज्जियां उड़ा करके रख दी थी। पुलिस ऊपर से पार्टी की ओर से दबाव बढ़ रहा था कि अगर उनका बेटा निर्दोष नहीं साबित होता है तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। उन्होंने शहर का सबसे बड़े वकील अपने बेटे के लिए हायर किया, लेकिन वकील ने इस बात की गारंटी नहीं दी कि वह इस केस को जीत ही जाएंगे, क्योंकि सारे सबूत कैलाश के खिलाफ थे। आरती ने अपने बयान में कहा था कि उसने अपने मंगेतर को बचाने के लिए उसके मित्र कैलाश से मदद मांगी थी, क्योंकि कैलाश बहुत पहुंचे वाले हैं और कैलाश ने उसके मंगेतर अमन के लिए वकील और वहां के खर्चे का इंतजाम किया था। उसी खर्चे के हिसाब किताब और खर्चे हुए पैसे लौटाने के लिए वह कैलाश से मिलने गई थी। जहां कैलाश ने उसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की, उसके फोन के रिकॉर्डिंग इस बात का सबूत थी। उसने अपने बयान में आगे बताया कि उसे डर लग रहा था, इसलिए कमरे में जाते हुए फोन को इस अंदाज में रख दिया कि वहां हो रही सारी बातों की रिकॉर्डिंग हो सके और बाद में कैलाश अपनी बात से मुकर नहीं जाए। इन सबूतों के साथ ही होटल में मौजूद लोग और वह न्यूज रिपोर्टर सभी इस बात की आंखों देखी गवाह थे। कैलाश के बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तब उसके वकील ने एक रास्ता बताया कि अगर आरती अपना केस वापस ले लेती है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके लिए आरती को जितना भी पैसा चाहिए या प्रॉपर्टी चाहिए उसे दे देना चाहिए। हार करके कैलाश के पिता रात के अंधेरे में आरती के घर पहुंचे और उन्होंने आरती से विनती की केस वापस लेने को कहा।
उन्होंने आरती से कहा कि इसकी एवज में वह मुंह मांगी रकम देने को तैयार हैं, लेकिन आरती ने केस वापस लेने से मना कर दिया। उसने कैलाश के पिता से एक सवाल पूछा कि अगर यही घटना उसकी बेटी के साथ हुई होती तो वह क्या करते। एक बार तो नेताजी के जी में आया कि एक लाइन में इन तीनों को गोली मार दे। इस 2 कौड़ी की लड़की की इतनी हिम्मत की अपनी तुलना उसने उनकी बेटी से की, लेकिन इस वक्त वह मजबूर थे। वे जानते थे कि उनका एक छोटा सा गलत कदम उन्हें तबाह कर सकता है। सारी दुनिया की नजरें उन पर हैं। अगर ऐसे में आरती और उसके परिवार वालों के साथ कुछ भी हादसा होता है तो इसका सारा इल्जाम भी उन्हीं पर ही आ जाएगा। इसलिए बिना कुछ बोले वह चुपचाप अपने घर लौट आए। अगले दिन न्यूज में एक लाइन और जुड़ गई थी कि मंत्री जी उस पीड़ित लड़की के परिवार वालों को खरीदने गए थे और साथ में धमकाया भी। अब कैलाश के पिता पर भी कानून की एक नई धारा जुड़ चुकी थी। केस वापस लेने के लिए, आरती को प्रलोभन देने के लिए और राजी ना होने पर जान से मारने की धमकी देने के लिए। अब कैलाश के पिता खुद भी इस केस में फंस गए थे। उनकी पार्टी ने उन्हें अपने पार्टी से निकाल दिया था। बेचारे का राजनीतिक भविष्य भी अब खत्म हो गया था। पुलिस ने भी मंत्री जी का साथ देने से मना कर दिया था, क्योंकि सारे शहर के लोगों ने मोर्चा खोल दिया था। मीडिया अलग अपना पावर दिखा रही थी। ऐसे में पुलिस वाले अपना इमेज नहीं खराब करना चाहते थे। लिहाजा कैलाश को 7 साल की जेल हुई। इसके साथ ही उसके परिवार वालों को धमकाने के आरोप में उसकी 3 साल की सजा और बढ़ा दी गई। कैलाश के साथ साथ उसके पिता का भी राजनीतिक भविष्य खत्म हो चुका था। सारे शहर के लोग इस बात से बेहद खुश थे, क्योंकि कैलाश के पिता अव्वल दर्जे के मक्कार आदमी थे। अपने मंत्री पद के बदौलत सारे काले कारनामे करते थे और जिस किसी ने भी उनके खिलाफ आवाज उठाई थी अपने रास्ते से हटा दिया करते थे। उसे उन्होंने सारा समाज आरती को धन्यवाद दे रहा था कि एक साथ उसने दोनों बाप बेटे को सजा दिला करके समाज पर बहुत बड़ा उपकार किया है। लेकिन इसके साथ ही आरती ने अदालत में इस बात की भी गुहार लगाई थी कि मंत्री जी अपनी ताकत के बल पर उसे और उसके परिवार को जान से भी मरवा सकते हैं, इसलिए उन्हें सुरक्षा दी जाए। उसकी बात सुनकर के अदालत ने मंत्री जी को यह कड़ी हिदायत दी थी कि अगर आरती और उसके परिवार के साथ किसी भी प्रकार की कोई भी दुर्घटना होती है तो इसके जिम्मेदार वही समझे जाएंगे और उन पर कानूनी तौर पर एक्शन लिया जाएगा। इस तरह नेताजी चारों तरफ से फंस चुके थे और आरती एवं उसका परिवार सुरक्षित हो चुका था। आरती ने अपने दफ्तर में 1 सप्ताह की छुट्टी ले ली थी। कैलाश और अमन से बदला लेने के लिए उसने जितनी मेहनत मशक्कत की थी उसके बदले अब कुछ दिन आराम करना चाहती थी। पिछले कई महीने आरती ने बहुत जद्दोजहद में गुजारे थे। उसे बस इस बात का जुनून था कि कैसे वह कैलाश और अमन को सजा दिलवाए और अपने अपमान का बदला ले, और लाख परेशानियों के बावजूद दोनों को सजा दिलवा ही दिया और अपना बदला ले लिया। इन सभी घटनाक्रमों में उनके दोस्तों ने उसका बहुत साथ दिया। पहले नेहा ने किसी की परवाह न करने को अपने जाल में फंसा करके सजा दिलवाया और फिर दीपक ने भी आरती की मदद की। उसी ने आरती को फोन पर रिकॉर्डिंग करने की सलाह दी थी और इसके साथ ही उस दिन होटल में न्यूज रिपोर्टर और कैमरामैन के साथ पहले से ही हाजिर था। हालांकि उसने न्यूज वालों और कैमरामैन को अपना इंटरव्यू लेने के लिए बुलवाया था, जिससे किसी को शक ना हो। आरती ने दोनों को दिल से शुक्रिया कहा, साथ ही दीपक से यह अनुरोध किया कि अब वह गीता से शादी कर ले, क्योंकि इन सभी घटनाओं में गीता का कोई कसूर नहीं है। दीपक तो पहले से ही तैयार था, वह तो बस दोषी को सजा दिलवाने की खातिर शादी तोड़ने का यह झूठा नाटक किया था। इसके बाद आरती अमन के माता पिता से जाकर के मिली और गीता की शादी जल्द से जल्द दीपक से करा देने को कहा। इस पर अमन की मम्मी ने कहा कि दीपक ने तो यह रिश्ता तोड़ दिया है। तब आरती ने कहा कि उसने दीपक को शादी के लिए राजी कर लिया है, क्योंकि इसमें गीता का क्या कसूर है, इसलिए वह गीता से शादी करने को तैयार है। सप्ताह भर के अंदर ही आरती ने गीता की शादी दीपक से करवा दी। शादी बेहद साधारण ढंग से हुई, लेकिन फिर भी गीता और उसके माता पिता बहुत खुश थे और इसके साथ ही आरती के भी आभारी थे कि उसने उनकी बेटी का घर बसा दिया। इसके साथ ही आरती ने दीपक से वचन लिया कि
कभी भी वह किसी को सच्चाई नहीं बताएगा। उसने अपने दोस्त नेहा को भी दिल से धन्यवाद कहा, क्योंकि उसी के हौसले के कारण वह दोषियों को सजा दिलाने में सफल रही। अगले दिन ही वह अपने ऑफिस गई और उसने अपने ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर दिया। साथ ही उसने मैनेजमेंट से यह भी रिक्वेस्ट किया था कि उसके ट्रांसफर की जगह को गुप्त रखा जाए, क्योंकि जेल से निकलने के बाद अमन और कैलाश या कैलाश के पिता इनमें से कोई भी उसे हानि पहुंचा सकता है। और उसके इस रिक्वेस्ट को मैनेजमेंट ने मान लिया। उसका तबादला कहां किया गया यह किसी को भी नहीं बताया गया। आरती आज बहुत खुश थी। अपने माता पिता के साथ निकल पड़ी थी नई जगह पर, नई लोगों के बीच अपनी नई जिंदगी बसाने। अपने अतीत के काले साए को पीछे छोड़ आई थी। उसे इस बात की तसल्ली थी कि किसी निर्दोष को उसने दंड नहीं दिया है और दोषियों को बख्शा भी नहीं है। इस तरह से उसने अमन और कैलाश को सजा दिलवा दी। अपना मान भंग करने को, अपना विश्वास को तोड़ने को और दिए गए धोखे का बदला ले लिया। और इस तरह से आरती का अपना बदला पूरा हो गया। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।